आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो परामर्शन के उपागम से संबंधित है, अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। तो इसके अंतर्गत हम आज मनोविश्लेषणात्मक उपागम या साइको एनालिटिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम के द्वारा जब किसी पर्सन की काउंसलिंग की जाती है तो उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे देखी जाती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब तक इतने वीडियोस आप फ्राइड से रिलेटेड देख चुके होंगे कि आपको ये तो पता ही होगा कि जो मनोविश्लेषणात्मक उपागम है वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है, जो कि वियना के रहने वाले थे। इन्होंने वहीं पर मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया था। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, जैसा कि इसमें अगर आपने पहले जो वीडियोस हैं उनको देखा होगा तो आपको पता होगा इन सब के बारे में पहले से ही कि इसमें ये माना जाता है कि जो व्यवहार है वो समन्वित और अविभाज्य होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसको आप अलग अलग तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यवहार इदम यानी ईड या अहम, जिसे हम ईगो कहते हैं, इदम या अहम व्यवहार नहीं होता है और ना ही चेतन या अचेतन का व्यवहार होता है। जब भी पर्सन कोई बिहेवियर करता है तो उसमें इदम, अहम, परा अहम यानी ईड, ईगो, सुपर ईगो और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन जिसे हम अर्धचेतन के नाम से भी जानते हैं, और अचेतन, अनकॉन्शियस, इन सभी का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। दूसरी क्या मान्यता है इस उपागम की? जो दूसरी मान्यता है वो ये है कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है तो व्यक्ति के व्यवहार के लिए सबसे मेन जो रोल माना गया, सबसे इंपॉर्टेंट अचेतन माना गया, यानी व्यक्ति का व्यवहार अचेतन मन के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें देखें बताया गया है कि व्यक्ति के निर्धारकों, मतलब व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारकों में अचेतन कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अचेतन में होता क्या है? तो अचेतन में जन्मजात निर्धारकों के अतिरिक्त जो व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती हैं, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे इरोज हो गया, थैनेटोस हो गया, उनके अतिरिक्त व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं होती हैं, सप्रेस्ड डिजायर और अनुभूतियां, ये सभी अचेतन में पाई जाती हैं। तीसरी इसकी मान्यता थी कि समस्त व्यवहारों का कारण लिबिडो है। फ्राइड ने लिबिडो को एक एनर्जी सोर्स बताया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है तो लिबिडो की एनर्जी के द्वारा करता है। लिबिडो क्या है? एक अंतर्निहित ऊर्जा होती है जिसे फ्राइड ने यौन ऊर्जा भी कहा है। तो फ्राइड का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार समन्वित और अविभाज्य होता है, व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण अचेतन होता है और व्यवहार के कारणों में लिबिडो की ऊर्जा इसके पीछे होती है। इसके बाद
ये तो बात हो गई कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम में व्यक्ति के व्यवहार के ये प्रमुख रूप से निर्धारक माने गए। अब हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति में समस्या कैसे उत्पन्न होती है। मतलब मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना था कि जब व्यक्ति में समस्या आती है तो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है मनोवैज्ञानिक तौर पर, उसमें भी मनोविश्लेषणात्मक तौर पर। जैसे सब लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। अगर कोई जैविक उपागम से संबंधित होगा तो वो क्या मानेगा कि व्यक्ति के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो जैविक कारकों से हैं। कुछ कोई हार्मोन्स की वजह से है, कोई जेनेटिक रीजन की वजह से है। इसी प्रकार व्यवहार वाले क्या मानते हैं कि उसने ये चीज गलत व्यवहार सीख लिया है। तो यहाँ पर क्या माना गया, यहाँ पर माना जा रहा है कि ये सब चेतन अचेतन इन सब के द्वंद्व इन सब की वजह से होता है। और नीचे यहाँ पर समस्या की व्याख्या की गई है, हम देखते हैं इसको। इसमें देखें समस्या कैसे कैसे उत्पन्न होती है। तो पहला समस्या की व्याख्या के रूप में बताया गया फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। व्यक्ति के विकास में आरंभिक अवस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि फ्राइड ने 5 आरंभिक स्टेजेस बताए हैं, जिसमें ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, मतलब मुखावस्था, गुदावस्था, जननांगिक अवस्था, इन सब के रूप में व्यक्ति के विकास को उन्होंने डिफाइन किया है। तो इनका ये मानना था कि व्यक्ति के विकास में प्रारंभिक अवस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। मुखावस्था, गुदावस्था, जननांगिक अवस्था में लिबिडो जिस रूप में अभिव्यक्त होता है, लिबिडो यानी जो साइकिक एनर्जी होती है, वो जिस रूप में अभिव्यक्त होती है, उसके अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में बाह्य बाधाएं आती हैं। जैसे जो एनर्जी है, जो मुखावस्था, गुदावस्था, इनसे रिलेटेड जो एनर्जी है, जो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे आती हैं, वो बाह्य लक्ष्यों की प्राप्ति में फिर बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे दूध छुड़ाना हो गया, मलमूत्र त्याग प्रशिक्षण। आप जानते हैं ओरल स्टेज में जो बच्चा होता है उसके जो मेन एनर्जी सोर्स या एनर्जी पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, वो कौन सा होता है, उसके मुख होते हैं। जैसे वो क्या करता है, वो दूध पीता है। एनल स्टेज में उसको मलमूत्र त्याग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार बालिकाओं में, जब बालिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं तो अगर घर में बालक हैं, लड़के हैं, तो उनको जब वो लड़कों का पेनिस देखती हैं, सिस्टम देखती है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्राइड के अनुसार ये मानता है कि उनके अंदर जलन होता है कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है। तो जब ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है, दूध छुड़ाने में या मलमूत्र त्याग प्रशिक्षण में जब कमी आती है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है, फ्रस्ट्रेशन की अनुभूति होती है। और ये उसी टाइम तक नहीं होती है। अगर इस पीरियड में 1 साल से 5 साल के पीरियड में अगर व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हुआ है, तो वो फिर आगे चलकर जब बच्चा बड़ा होता है, युवा होता है, तो भी वो चीजें दिखाई देती हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें कोरिलेट करती हैं बचपन से। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि कुंठित लिबिडो कुछ समायोजनात्मक प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। मतलब जब लिबिडो एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड होगी, या कह सकते हैं कि जब ये जो यहाँ पर कार्य हैं सही ढंग से नहीं हो पाते हैं, तो व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होता है, जिससे उसके समायोजन में प्रॉब्लम आती है, जो आगे चलकर भी व्यक्ति के समायोजन को प्रभावित करती है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है कि इसके बाद व्यक्ति के अंदर कई बार कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, और कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या माना गया कि इदम, अहम और पराअहम, यानी ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में कई बार अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। कई बार वो आपस में ही एक दूसरे के विचारों को काटने लगते हैं, तो वहां पर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ईड क्या करता है, ईड आप जानते ही हैं कि ईड का काम है खाओ पियो मौज करो। वो प्लेजर सिद्धांत पर, मतलब सुख का सिद्धांत फॉलो करता है। ईगो वास्तविकता से संबंधित होता है, ईगो वास्तविकता के सिद्धांत को फॉलो करता है।
और सुपर ईगो नैतिक आचरण, जो हमारे मोरल वैल्यूज होते हैं उससे रिलेटेड है। तो इन तीनों क्षेत्रों की मांग जब विपरीत दिशाओं में हो जाए, मतलब ईद कुछ चाह रहा है, सुपर ईगो कुछ चाह रहा है, ईगो दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पर्सन के अंदर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे पर्सन को कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग गई है, अब वो उसके पास पैसे नहीं है, ईड कह रहा है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं ये चीज नहीं मिल सकती, तुम चोरी नहीं कर सकते, तुम मांग नहीं सकते, ये गलत है। तो ऐसी स्थिति में अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। या कई बार आप जब हम पढ़ाई करते हैं तो ईड कहता है नहीं हमें आराम करना चाहिए, वहां पर सुपर ईगो कहेगा कि नहीं पढ़ो, फेल हो जाओगे तो बेइज्जती होगी, ईगो कहेगा कि नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि दिक्कत आ सकती है। और इन सब में कई बार बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मन में कि ये काम करें कि ना करें, कैसे करें। तो इससे व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और ये द्वंद्व फिर व्यक्ति के व्यवहार में भी दिखाई देते हैं, इससे व्यक्ति के व्यवहार भी प्रभावित होते हैं। तो एक ये कारण हो गया व्यक्ति के अंदर समस्या उत्पन्न होने का। फिर इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है इस उपागम में कि चिंता, जब फ्रस्ट्रेशन और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है तो कई बार फिर वो स्थिति आगे चलकर चिंता का रूप ले लेती है। या कई बार जो अमान्य इच्छाएं जैसे प्रेम, घृणा के अनेक रूप एवं आक्रामक प्रवृत्तियां होती हैं, अवदमित इच्छाएं जिसे हम दमित इच्छाएं कहते हैं, वो दमित होकर अचेतन में चली जाती हैं, जहां पर वो चिंता का रूप ले लेती हैं। जैसे कोई इच्छा हमारी है और हम उसको पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हमें उसे दबा देना पड़ रहा है, तो वो इच्छा हमारे अचेतन में चली गई और फिर हमें कई बार डर लगता है कि वो इच्छा कहीं वापस न पूरी होने के लिए मेरे दिमाग में आए। जैसे कुछ ऐसी हरकतें होती हैं कि हम वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खत्म हो जाए और हम उस हरकत को कर ले जाएं। तो ऐसी चीजों के लिए व्यक्ति के अंदर फिर चिंता उत्पन्न होती है। चिंता को फ्राइड ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो वास्तविक चिंता, जैसे आग लग जाना, भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, ये सब वास्तविक चिंता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। दूसरा स्नायु चिंता। स्नायु चिंता में क्या होता है, जैसा कि मैं बता रहा था कि व्यक्ति को कई बार लगता है कि उसका बॉडी पर से उसका कंट्रोल खो रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, अब जब वो अपने बॉस के सामने जाता है तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं, उसका मन करेगा कि मैं अपने बॉस को एक थप्पड़ मार दूं। अब वो ये इच्छा उत्पन्न हुई, वो इस इच्छा को दबा दे रहा है, लेकिन दबाने के बाद वो अचेतन में चला गया, फिर भी उसके अंदर एक डर रहता है कि कहीं मैं ये हरकत कर न दूं। तो ये क्या हो गया, ये एक स्नायु विकृत चिंता है जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा कहीं अपने ऊपर से कंट्रोल न खत्म हो जाए। या मोरल एंजाइटी भी होती है, नैतिक चिंता, जिसमें व्यक्ति कोई अनैतिक काम न कर दे, इससे रिलेटेड चिंता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब चिंता भी व्यक्ति को परेशान करती हैं, उसके व्यवहार को परेशान करती हैं और उसके समायोजन को भी परेशान करती हैं। अब इन चिंताओं से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए कई बार व्यक्ति ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है, अहम मनोरक्षा युक्ति का उपयोग करता है। अब ये क्या है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कई टाइप के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जैसे दमन, मतलब आप कोई विचार आ रहा है और वो विचार सही नहीं है तो आपने उसको दबा दिया। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन कर दिया, गलती आपकी है और आपने उस गलती को दूसरे के ऊपर टाल दिया। या इसके बाद हम बात करें प्रतिक्रिया निर्माण की, उदात्तीकरण की, प्रतिगमन की। मतलब प्रतिगमन, जैसे आप एक 24-25 साल का लड़का है और वो कोई गलती कर रहा है और उस गलती से बचने के लिए, उस गलती की जो एंजाइटी है उससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, छोटे बच्चे की तरह रोने लग रहा है, उसका प्रतिगमन हो गया, मतलब वो बचपन की हरकतें फिर से करने लगा है। तो ये अगर 1-2 बार बिहेवियर में देखी जाती हैं, एक लिमिट में देखी जाती हैं, तब तो सही है। लेकिन अगर ये बिहेवियर इतना ज्यादा होने लगे कि व्यक्ति लगातार वही बिहेवियर कर रहा है, तो इससे भी व्यक्ति के व्यवहार में एक कुसमायोजन डेवलप हो जाता है। वो व्यक्ति का व्यवहार
असमायोजित हो जाता है, वो अपने आसपास की चीजों से समायोजन खोने लगता है, जो आगे चलकर उसके लिए एक समस्या बन जाती है। तो कई बार ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को फिर परामर्शन की आवश्यकता पड़ती है, उसे परामर्शदाता के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपने देखी जिनकी वजह से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यक्ति का व्यवहार कुछ समायोजित हो जाता है और फिर उसे एक परामर्शदाता, एक काउंसलर के पास में जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जब पर्सन के अंदर ये समस्याएं उत्पन्न हो गई, वो काउंसलर के पास गया, तो फिर काउंसलर कौन कौन सी ट्रीटमेंट देता है, उसको क्या चीजें करता है जिससे कि पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त हो जाएं। तो यहाँ पर देखें, बताया गया है कि जब व्यक्ति में उपरोक्त समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो इनका उपचार करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कुछ तकनीक का उपयोग किया है। इसके लिए इसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे क्लाइंट, परामर्शदाता क्या करता है, क्लाइंट के साथ सबसे पहले तो सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। जैसे कोई क्लाइंट आता है तो उसको बिठाएगा, उससे अच्छे से बात करेगा, उसका सहयोग अर्जित करेगा, एक रैपो बिल्ड करेगा, मतलब कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसके ऊपर विश्वास कर सके और विश्वास करके अपनी बातें उसे बता सके। कई बार जब बातें नहीं बता चलती हैं तो उसके लिए अंदर की क्या बात है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसको जानने के लिए जो परामर्शदाता है वो फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य तकनीक का उपयोग करता है या स्वप्न विश्लेषण तकनीक, ड्रीम एनालिसिस का उपयोग करके उस व्यक्ति की समस्या को जानता है और फिर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, उसकी समस्या का समाधान करता है। तो एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपको इन सब के बारे में भी लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे कि मुक्त साहचर्य क्या है। यहां पर देखें, बताया जा रहा है अब मुक्त साहचर्य क्या है, फ्री एसोसिएशन क्या है। तो फ्री एसोसिएशन में होता क्या है कि इसमें परामर्शदाता व्यक्ति को, जब व्यक्ति के साथ एक रैपो बिल्ड कर लेता है, एक विश्वास डेवलप कर लेता है, तो व्यक्ति को आराम से लिटा देता है या बिठा देता है और उसे बोलने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कई बार इसमें यह भी होता है कि हम उससे कहते हैं, जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, उससे कहते हैं कि आप हमारी तरफ ना देखकर आप दूसरी साइड में देखें और दूसरी साइड में देखते हुए बिना रुके अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों को बताएं। क्योंकि जब सामने देखेगा तो सामने देखते हुए कई बार वो झिझक जाता है, बताने से संकोच करता है, लेकिन जब दूसरी साइड होगा, हम उसके सामने नहीं होंगे, तो वो आसानी से बता सकता है। अब इस बीच में जो परामर्शदाता रहता है वो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, बीच बीच में वो एक एम्पैथी डेवलप करता है। एम्पैथी क्या है? सिंपैथी, आप दूसरे को सहानुभूति देते हैं, उसे हम सिंपैथी कहते हैं। एम्पैथी मतलब उसको ये विश्वास दिलाना कि हाँ, आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो मैं एकदम फील कर पा रहा हूं, वो हो गया एम्पैथी। अब पर्सन बड़ी आसानी से इसमें नहीं बता देता कि वो उसको बोलने लगेगा और सब कुछ बोलता चला जाएगा। कई बार जब अचेतन की चीजें बाहर आने लगती हैं तो पर्सन रुक जाता है, बोलना बंद कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यहाँ पर पर्सन को परामर्शदाता फिर से प्रेरित करता है कि वो रुके नहीं, वो लगातार बोलता रहे, क्योंकि जब वो लगातार बोलता है तब क्या होता है, तब उसके मन में जो अचेतन की इच्छाएं हैं, जो अचेतन के विचार हैं, वो अभिव्यक्त कर पाता है। जो उसकी दमित इच्छाएं हैं, जो अचेतन में चली गई हैं, उसके बारे में भी वो जाने अनजाने में बोल जाता है और जिससे परामर्शदाता को उसकी समस्याओं के बारे में पता चल जाता है। जब उसकी समस्याओं के बारे में पता चल जाता है तो परामर्शदाता फिर बड़े आसानी से उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि, एक सूझ, एक इंसाइट डेवलप करता है, जिससे कि उसकी जो समस्या है वो समाप्त हो सके। इसके अलावा जब कई बार पर्सन नहीं बोल पाता है, नहीं अपने बारे में बता पाता है, तो वहां पर फिर ड्रीम एनालिसिस का भी यूज किया जाता है। ड्रीम एनालिसिस क्या है? तो ड्रीम एनालिसिस, जैसा कि फ्रायड ने बताया भी है कि फ्रायड ने सपनों को अचेतन तक जाने वाला एक राजपथ बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो भी इच्छाएं दमित कर देता है, उनकी पूर्ति कई बार व्यक्ति के सपने में होती है। ये शायद आपके साथ भी हुआ हो कि जब भी आपकी कोई इच्छा हुई हो कुछ करने की, कुछ खाने की, कुछ पाने की,
और आप रियल लाइफ में उसको नहीं पूरा कर पाए हैं, तो सपने में आप वो चीजें कर रहे हैं, सपने में वो चीज खा रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि सपने के माध्यम से अगर हम किसी व्यक्ति के सपनों को देखते हैं, सपनों को जानते हैं, तो सपने के माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में भी जान सकते हैं, उस व्यक्ति के अचेतन में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब इसमें एक चीज और भी बताई जा रही है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि अचेतन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी भावनाएं हैं, वो बिना रोक टोक स्वप्न में दिखाई दे जाती हैं। स्वप्न में वो एग्जैक्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि हमारी इच्छाओं में अनेक अमान्य तत्व भी होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, अनैतिक तत्व होते हैं। तो वो एकदम साफ साफ नहीं दिखाई देंगे, वो प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। और मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रतीक भी बताए हैं जिसकी वजह से हम व्यक्ति के अचेतन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर सीधे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो जब व्यक्ति को अगर उसकी इच्छा, उसके विचार सीधे दिखाई देंगे तो वो उन विचारों को दमित किया था, गलत थी तभी वो दमित किया था, और वो गलत चीजें जब फिर से उसके सामने सपने में पूरी होती दिखाई देंगी तो कहीं ना कहीं उसको गिल्ट फील होगा, उसको चिंता होगी, उसको पछतावा होगा। तो इसीलिए वो सारी चीजें चिन्ह के रूप में व्यक्ति के सपने में आती हैं। अब यहाँ पर कुछ चिन्हों के बारे में इन्होंने बताया है कि जैसे अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति को लंबी आकृति दिखाई देती है तो इसका अर्थ पुरुष जननांग से या आक्रामकता से होता है। मतलब लंबी वस्तुओं को इन्होंने बताया कि अगर सपने में कोई व्यक्ति लंबी वस्तुओं को देखता है तो पुरुष जननांग से संबंधित होता है या आक्रामकता का प्रतीक होता है। इसी प्रकार अगर कोई गोल आकृति देखता है तो वो मादा जननांग से संबंधित होता है। ये कब? जब व्यक्ति सेक्स संबंधी कुंठाओं या द्वंद्व से घिरा हुआ हो, तो ऐसे समय जो उसके सपने होंगे, अगर सपने में वो ऐसी चीजें देखता है तो हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अंधेरे सुरंग में गिर रहा है तो ये भी एक प्रकार के मादा जननांग का प्रतीक है। तो इस प्रकार जब परामर्शदाता व्यक्ति की इन इच्छाओं के बारे में जान जाता है तो वो फिर आसानी से उस व्यक्ति की मदद कर पाता है, उस व्यक्ति की काउंसलिंग करके उसकी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर पाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्यवहार उपागम के बारे में।